नमस्कार, डीडी हिमाचल के दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम देवांशी में। जैसा आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी सशक्त महिलाओं से जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, लगातार मेहनत से सफलता प्राप्त की है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा आज का विषय है बुजुर्ग महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारी माताओं, वरिष्ठ बहनों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके खुशहाल जीवन के बारे में, क्योंकि वो हमारे समाज की नींव हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका बिल्कुल देखभाल रखें ताकि वो एक स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन और एक स्वतंत्र जीवन जी सकें। आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन से, जो कि स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डॉक्टर अंजलि चौहान जी आई हैं और उनका हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, मोस्ट वेलकम फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू। मैम, जैसे हम देखते हैं कि जब उम्र बढ़ती चली जाती है, चाहे हम बात करें 40 की उम्र, यंग लेडीज़ की बात है, लेकिन 40 की उम्र के बाद जो हार्मोनल बैलेंसेस हम देखते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है और बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप हमें बताएंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को? देखिए, हमें इससे पहले कि हम ये देखें कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये जानना ज़रूरी है कि क्यों सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे महिलाएं जो हैं उनमें आपने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कही। जी मैम। तो एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो जब एक फीटस माँ के पेट में होता है, यदि वह भ्रूण जो होता है वो लड़की होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स बनते हैं उसके गर्भाशय में, भ्रूण के गर्भाशय में, राइट। सो उन एग्स पे डिपेंड करता है कि उसका जो पूरा मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा, पूरी लाइफ लॉन्ग, वो कितना रहेगा। तो इस हिसाब से लड़कियां जो होती हैं उनकी मेनार्की आती है 10 से 11 साल के बीच में। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल पीरियड्स चलते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ। उसके बाद 40 के बाद कभी भी जब वह अंडों का नंबर ख़त्म हो जाता है, उसके ओवरीज में अंडे नहीं रहते हैं, तो वो मीनोपॉज की तरफ बढ़ती चल जाती है। तो ये जो मीनोपॉज होता है, यही कारण है जिस वजह से जो महिलाएं होती हैं वो वल्नरेबल हो जाती हैं टू मैनी डिजीजेस, जिसमें कि फिजिकल, इमोशनल एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एसोसिएट। जी मैम, जैसे अब एनवायरनमेंट इतना बदल रहा है, हमारी रोज़मर्रा की आदतें बदलती जा रही हैं। हम देखते हैं कि ये यंग लेडीज़ हैं, यंग लड़कियां 30 की उम्र से ही इस तरह की समस्याओं का सामना कर रही हैं। हाँ जी, तो ये क्यों हो रहा है मैम? पीरियड्स हैं जी, इस तरह की समस्याओं का सामना होता है बिकॉज उनका जो लाइफस्टाइल है ना, दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। और महिलाओं ने, हमने समाज में देखा है कि हमेशा महिलाएं अपने आप को सबसे लास्ट में रखती हैं। अगर प्रायोरिटी की बात करें, सबसे पहले वे अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और जब अपनी बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट कर देती हैं और छोटी छोटी जो तकलीफें वो फेस कर रही होती है उसको कभी चेक तो नहीं करवाती, ना उसकी कोई कंसल्टेशन लेती। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर महिला ने एक सशक्त महिला बनना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है तो उसको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना होगा। जी मैम, वो कहते हैं ना मैम कि एक मदर अगर अपने आप में हेल्दी है तो घर का माहौल ही खुशनुमा होता है और काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है और अपनी सेहत का भी वो इस तरह से ध्यान रख सकती हैं। मैम, बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी हमारी जो डाइट है वो बदली जानी चाहिए और कई बार महिलाओं को लगता है कि जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है, ये अच्छा ही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम मीनोपॉज तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। अब अगर विटामिन डी की बात करें तो ये धूप के द्वारा हमें मिलता है। तो अगर हम कम से कम दिन में 1 घंटे की धूप लें, मतलब हिमाचल जैसी जगह पे जहाँ पे इतनी सर्दी है तो इस तरह से हम धूप नहीं सेकते हैं, है ना, कपड़े पहनकर, शॉल ओढ़कर धूप सेकते हैं। हाँ, तो उससे कोई फायदा नहीं रहता, फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि 40 वर्ष के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपका विटामिन डी कितना है और यदि वह कम है तो आपको हफ्ते में 1 बार इसका सप्लीमेंट लेना है और जब इसकी वैल्यूज़ आपकी नॉर्मल आ जाती है तब महीने में 1 बार लें। इसके साथ कैल्शियम ज़रूरी है। तो ये जो कैल्शियम होता है इसके भी दूध,
और आपका जो अंडा होता है और बहुत सारे नॉन-वेज डाइट्स होती हैं, वो इसका सोर्स होता है। तो यदि आप वेजिटेरियन हैं तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट से आप कैल्शियम पा सकते हैं, परंतु अगर आपको लगता है वो भी आप ज़्यादा नहीं लेते हैं तो आप कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि मैम हम देखते हैं ना कि कैल्शियम जैसे ही कम होता है सबसे ज़्यादा महिलाओं को हड्डियों की ही दिक्कत आती है, उनकी बैक एक, उनकी बोन्स में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, इस तरह की बड़ी सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारी आपने महिलाएं देखी होंगी, स्पेशली जब तो 60 साल से ऊपर हो जाती हैं तब तो महिलाओं को स्पेशली नीज में बहुत दर्द होती है, घुटनों में बहुत दर्द होती है, और इस कारण क्या होता है वे चल नहीं पाते हैं। अब जब चल नहीं पाते तो सेडेंट्री लाइफ हो जाती है, उससे उनको ओबेसिटी और जो बाकी बीमारियां हैं जैसे आपकी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और सारी बीमारियां हैं, उसके भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि मूवमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। और महिलाएं मैंने देखा है वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उम्र के साथ तो घुटनों में दर्द होनी है, एज इफ इट इज समथिंग नेचुरल। वो कभी भी इसके लिए कंसल्टेशन नहीं लेती, विच इज़ वेरी एसेंशियल। जी, और मैम जब हम इन बैलेंस डाइट की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या महिलाएं कुछ घर पे भी इस तरह के आहार ले सकती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य और अधिक बेहतर हो सके? डेफिनेटली आपको जो आहार है वो घर पर ही बनाना है। जैसे आप सब्जियां ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आजकल सर्दियां हैं तो आपके कॉलीफ्लावर है, चुकंदर है, वो आपके एनीमिया को क्योर करने में मदद करता है। इसके अलावा गाजर का मौसम है ये, तो वो विटामिन ए आपको देता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अंडा है उससे आपको विटामिन B12 मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर के आहार में ही मिलती हैं, परंतु हमें बस माइंडफुल ईटिंग करनी है। माइंडफुल ईटिंग का अर्थ होता है कि आप सोच समझ कर खाएं। आप ये देखें कि इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। तो आपने अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को अधिक करना है जब आप 40 प्लस हो जाते हैं, और विटामिन डी और कैल्शियम का खास ध्यान रखना है, नहीं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो सकते हैं। और शुरू में तो ये हड्डियों की जो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे महिलाएं ग्रसित होती हैं, शुरू में ये रिवर्सिबल होती है, परंतु बाद में ये इरिवर्सिबल स्टेज पे चली जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैम बढ़ती उम्र के साथ ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो पहले ही इनको रोक लिया जाए तो ये महिलाओं के लिए भी बेहतर रहेगा। डेफिनेटली। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। जैसे नी पेन स्टार्ट होती है, तो जब अगर वो स्टार्ट होती है, अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, आप अगर थोड़ा आपका वज़न ज़्यादा है तो केवल आप 5 किलो अगर कम करते हैं तो 60% ऑफ द प्रॉब्लम इज़ गॉन। आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु अगर आप इसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो आगे चल के आप नी रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और घुटने अपने बदलवाने पड़ेंगे, और उसकी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। वो कोई इतना अच्छा ऑपरेशन नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबली अपनी लाइफ जो है आगे गुजार सकते हैं। मैम हमने अपने आसपास भी देखा है कि किस तरह से महिलाएं इस समस्या से बहुत जूझ रही हैं, और नी रिप्लेसमेंट के लिए जब वो प्रोसेस से जाती हैं, इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस, और उसके बाद भी लाइफ बहुत रिस्क में रहती है। तो बेहतर है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं आहार का ध्यान रखें, थोड़ा एक्सरसाइजेस करें और अपनी डाइट पे भी काम करें, तो इन समस्याओं से निपट सकते हैं। डेफिनेटली। अब आपने एक्सरसाइजेस की बात की है तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि कई प्रकार की एक्सरसाइजेस हैं। देखिए, जुम्बा है, योगा है, आपकी जिमिंग है। तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है। तो देखिए, जो बेस्ट एक्सरसाइज है इस उम्र में, दैट इज़ वॉकिंग। तो आप अगर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं कम से कम 1 घंटा दिन में, तो आधा घंटा मॉर्निंग में, आधा घंटा इवनिंग में करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। और इसके साथ आपने मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो वो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप जिम में भी कर सकते हैं, योगा के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आपने 2 प्रकार की जो एक्सरसाइजेस हैं, ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में इसको अगर आप इम्बाइब करेंगे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको एक पार्ट बना लेंगे, तो आप इन समस्याओं से नहीं फेस करेंगे। अभी आपने जो एक्सरसाइजेस की बात की है, हम इसे मानते हैं कि व्यायाम जितना अधिक ज़रूरी है और जितना आप इसे डेली रूटीन में करेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तरह से मौसम है, कई जगह बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर हम यहाँ शिमला की ही बात करें या अपर एरियाज़ की बात करें तो काफ़ी ठंड होती है, तो इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाती है कि सर्दियों में हम ना करें एक्सरसाइज। तो उनको किस तरह से मैम मोटिवेट कर सकते हैं, या किस तरह की ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि वो घर पे रह के भी एक अपना रूटीन भी बना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं?
देखिए, योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके घर के अंदर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो योगा में आपके बहुत सारे आसन हैं जिनको करके आप मसल स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं, प्लस आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था, सैर या वॉकिंग, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, आप कितने हेल्दी हैं, वो आपका डिसाइड होता है आपके हृदय गति से कि वो कितने अच्छे से आपका चल रहा है, और आपकी सांस लेने में आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। इसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी हेल्थ। तो इसके लिए वॉकिंग जैसी चीज़ का या इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैं मानती हूँ सर्दियाँ हैं, हम भी यहाँ पे रहते हैं, पर अपने आप को जैसे अगर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए चैलेंज है कि आपने अर्ली मॉर्निंग जाना है या इवनिंग जाना है। अदरवाइज़ अगर आप घर में रहते हैं तो दिन में जब धूप निकलती है आप तब वॉकिंग कीजिए। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सुबह ही जा रहे हैं या फिर लेट इवनिंग्स में ही जा रहे हैं। बट मैम, जैसे आपने कहा ब्रिस्क वॉक इज मस्ट, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर इतना भी कर ले तो वो अपने आप में एक पूरी एक्सरसाइज है। और मैम, जब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत यंग हैं या मिडिल एज में हैं या ओल्ड एज में हैं, पानी की कमी जब शरीर में हो जाती है तो उससे किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं और हम इन्हें कैसे निपट सकते हैं? देखिए, पानी की कमी स्पेशली हमारे हिमाचल में बहुत सारे लोगों में ये होती है, क्योंकि हमें पानी पीने की आदत नहीं, हमें एक्चुअली प्यास नहीं लगती है, बिकॉज वी आर नॉट स्वेटिंग, पसीना नहीं आ रहा है, हमें गर्मी का फेस नहीं करना पड़ता, तो इसलिए पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर सारे 24 घंटे में लेना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखेंगे तो आपकी किडनी डिजीज़ हो सकती है आपको, एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर डिजीज़। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि स्किन ड्राई हो रही है, रिंकल्स जल्दी आ रहे हैं, आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस इज़ डिहाइड्रेटेड बॉडी, जो वो हमेशा रखते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर हम जब स्किन केयर की भी एडवाइस देते हैं तो हम यही कहते हैं महिलाओं को कि आप खूब सारा पानी पिएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पानी को आपको एज अ प्लेन वाटर पीना ज़रूरी नहीं है। आप ये गर्म करके पानी, इसमें शिकंजवी बना लें या आप कोई रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक इसमें डाल लें। इस तरह से आप कुछ और फॉर्म्स में भी पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें, जैसे आपका संतरा है, किन्नू है, इसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। गर्मियों में आपके वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब आते हैं, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वाटर इनटेक डिफरेंट फॉर्म्स में किया जा सकता है। मैम, ये जो वाटर इनटेक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को, किसी महिला को पानी की कमी महसूस ही नहीं हो रही है, प्यास ही नहीं लग रही है, तो कई बार वो कहते हैं कि मन ही नहीं कर रहा, प्यास ही नहीं है, तो मैं क्यों पानी पीऊँ? तो क्या फिर भी हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए कि आफ्टर 2 आवर्स वी शुड टेक वाटर? डेफिनेटली, वही मैंने कहा कि प्यास यहाँ पर कम लगती है बिकॉज वी आर नॉट स्वेटिंग, गर्मी भी नहीं है, सर्दियाँ हैं, तो वी हैव टू टेक वाटर। तो नॉट ओनली आफ्टर 2 आवर्स, आपको घंटे घंटे में कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ वाटर लेना चाहिए। इट कैन बी फ्रूट्स, इट कैन बी सूप, इट कैन बी सम जूस और एनीथिंग। तो थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप पीना है। कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा हमने 2 लीटर कम से कम पानी पीना है, आप 2 बॉटल्स पी लो एक साथ, तो वो नहीं लगता है। सो क्योंकि वो सारा का सारा जो होता है फिल्टर हो जाता है, बॉडी इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इट एंड यूज इट। सो थोड़ा थोड़ा पानी करके एक ग्लास आपको रिमाइंडर्स रखने चाहिए, और इसको एक आदत डालनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज हेल्दी लाइफस्टाइल, कि जिसमें आपको थोड़ा सा अपना जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज है उनको बदलना पड़ेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं मैम, जैसे कि अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस करें, पानी पीने के तरीके को थोड़ा सा बदलें, उसको बढ़ाएं, तो काफी हेल्दी लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर सकते हैं। मैम, एक और मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, यंग अब लड़कियों का लाइफस्टाइल जिस तरह से बदल रहा है, और अब हम जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं, काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही हैं महिलाएं भी। कई कंसीव नहीं कर पाती हैं, कई मेनोपॉज बड़ी अर्ली एज में फेस कर रही हैं। तो इन सभी समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं? देखिए, अगर आप महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिर्फ अपने लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके इन समस्याओं से बच सकते हैं, जिसमें कि हमने एक्सरसाइजेस की बात की, हमने बैलेंस डाइट की बात की। इसके अलावा इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेस फ्री लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पर ज़्यादा टेंशन रहेगी वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपकी यंग एज में ही
ख़राब होने लग जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करें, क्योंकि चिंता तो रहती है। सो क्या करना है, आपने मेडिटेशन करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है और अपना एटीट्यूड बदलना है। ये जो परफेक्शनिज्म का एटीट्यूड रहता है महिलाओं में, इसको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। और ये जो सुपर वुमन बनने की एक लालसा होती है कि वो बेस्ट बन जाए, बेस्ट मदर, बेस्ट वर्कर, ऑफिस में भी परफॉर्म करना है, तो उससे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस ले लेती हैं, विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू हर हेल्थ। एंड इन सब का कारण, इन सब की वजह से क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। एडिक्वेट स्लीप, अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं दिन में पूरे 24 घंटे में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ अब डिटीरियोरेशन की तरफ को बढ़ रही है। तो इसलिए आपने सही कहा कि जो प्रॉब्लम्स हमें पहले बहुत बड़ी एज में दिखती थी, 50 साल के बाद दिखती थी, आजकल वो 35 साल के उम्र में ही उन महिलाओं में इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। इसका कारण ही ये है जो इतनी ज़्यादा इमोशनल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता और कोई ध्यान नहीं रखता। मैम वही देखते हैं ना, क्योंकि गर्ल्स जिस तरह से अब करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, उन्हें भी लगता है हमारे एम्बिशंस हैं, हम उस तरफ बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है ज़िंदगी में कि वो कुछ ना कुछ छूटता चला जा रहा है और एक अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है उसमें। और जिस तरह से आपने कहा कि नथिंग इज़ परफेक्ट, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी और आसान और एक स्वास्थ्य जीवन की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। वर्क लाइफ बैलेंस अगर कोई बना सके तो दैट इज़ द बेस्ट दे कैन डू। जी। और मैम अगर हम महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ कुछ और समस्याओं की बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक जो हमें बीमारी जिससे हमें डर लगता है और लोग मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं कि किस तरह से इसे रोका जा सकता है या इसके क्या लक्षण हैं, कैंसर। ये कई तरह के, कई प्रकार हैं इस कैंसर के, इसके बारे में हमें कुछ बताएं मैम। देखिए, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर, और आपके बच्चादानी के मुंह का जो कैंसर होता है दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा बच्चादानी का कैंसर विच इज़ कॉल्ड एज यूट्राइन कैंसर, वो भी रहता है, और ओवरीज का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, वो भी रहता है। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं या ओवेरियन कैंसर्स की बात करते हैं तो ये फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो यदि आपकी मासी को, ममा को, या फिर आपकी फैमिली में चाची को, किसी को मतलब आपसे रिलेटेड जो है, उनको अगर इस टाइप का कैंसर हुआ है तो आप भी खतरे के दायरे में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो जो ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, उन्हें अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए 40 साल के बाद आपको मैमोग्राफीज़ करानी चाहिए। तो यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो हर साल आपको मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। ये स्क्रीनिंग के लिए है कि कहीं कोई कैंसर तो नहीं, क्योंकि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो ये एक ऐसे कैंसर्स हैं, यदि ये कम उम्र, कम स्टेजेस में, यानी कि स्टेज 1 तक, 2 तक अगर इनका पता चल जाता है तो ये प्रॉपर्ली क्योरेबल कैंसर्स हैं। सो इसलिए इनमें घबराने की बात नहीं है, परंतु वही होता है कि जो महिलाएं हैं वो कभी ध्यान नहीं देती और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं वो स्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फैल जाता है कैंसर। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर होता है आपका, उसमें आपको एक पैप स्मीयर का टेस्ट होता है। तो 40 साल की जब आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको हर साल पैप स्मीयर ज़रूर करवाना चाहिए। एक छोटा सा टेस्ट होता है, कहीं पर भी जहाँ पे भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पर ये टेस्ट हो सकता है, किसी भी सरकारी अस्पताल में टेस्ट होता है और मुफ्त किया जाता है, तो आप ये टेस्ट भी करवा सकते हैं जो पैप स्मीयर का टेस्ट होता है। इसके अलावा आपको कुछ लक्षण हैं जिनके प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। जैसे यदि आप मीनोपॉज की तरफ चले गए हैं, आपके पीरियड्स अब बंद हो गए हैं, तो अगर आपको अनयूजुअल कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे 60 साल की उम्र में कई बार देखा गया है कि महिलाओं में ब्लीडिंग या क्लॉट्स या स्पॉटिंग ऐसे देखते हैं, तो यदि कोई रक्तस्राव हो, इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होता, वो कैंसर का निशानी हो सकती है। क्योंकि मैम महिलाएं सोचती हैं कि ये तो ऐसा ही है, गलती से सुना हो गया, है, हाँ, कभी उन्हें ये नहीं पता कि क्या सही तरीका है, डॉक्टर को कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है। और इस तरह से मैम, क्योंकि मेनोपॉज एक ऐसा प्रॉब्लम बन चुका है जिससे डिप्रेशन की तरफ ये महिलाएं बढ़ती हैं, कई तरह से इनमें अवसाद आ जाता है, अपने आप को बहुत लोनलीनेस फील करती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
यस, ये मीनोपॉज में देखिए किसी को हॉट फ्लशेस होते हैं जी। और किसी को डिप्रेशन, आपने ठीक कहा, मूड स्विंग्स हो जाते हैं महिलाओं को, और बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती है। इसके अलावा बिकॉज एस्ट्रोजन कम हो गया है तो वो आपका डिमेंशिया की भी प्रॉब्लम है, जो वो भी देखी गई है कि जिसे भूलने लग जाते हैं आप। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, परंतु इसमें यही है क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि मीनोपॉज को नॉर्मल समझा जाता है और इसके लिए डॉक्टरी कंसल्टेशन नहीं लेते, जो कि एक गलत है। बहुत सारी मेडिसिन्स है जिसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है। इससे ये जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप इन सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा इनको फेस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं तो आपको ज़रूर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, वो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। जी। और मैम, जिस तरह से ये डिप्रेशन या चीज़ें हैं, ये स्ट्रेसफुल लाइफ है, इन सबको हम बिल्कुल डील कर सकते हैं अगर हम इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ टाइम टू टाइम लेते रहें। मैम, बुज़ुर्ग महिलाओं की जब हम बात करते हैं, कई बार बुज़ुर्गों के पास कोई टेक केयर करने वाला है, कई नहीं है, तो कई बार हमने देखा है कि वो चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। ये फॉल्स की जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमें बताएं कि कैसे ये महिलाएं इससे डील करें। देखिए, इसमें तो मैं कहूँगी महिला और पुरुष दोनों ही बहुत रिस्क पर रहते हैं। यदि ओल्ड एज में फॉल हो गया तो उसमें फिर सर्जरी भी, उसके अपने रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और सर्जरी के बाद हीलिंग जो होती है वो भी बड़ी चैलेंजिंग होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फॉल को अवॉइड करें। तो अगर आपने फॉल को अवॉइड करना है, जैसे आप घर में हैं, तो सबसे पहले क्लियर स्पेसेस रखें। घर में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा सामान स्टेयरकेस अवॉइड करें। हाँ, स्टेयरकेस आप अवॉइड मतलब नहीं कर सकते क्योंकि जनरली आजकल लोगों के पास डुप्लेक्स होते हैं, ऊपरली निचली मंजिल में रहते हैं, तो जब पर वो थोड़ा कम उसको चले। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तो ध्यान से चढ़ें। कई लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में टोज पे चल पड़ते हैं, तो आपको पूरा पाँव स्टेयर पे रखना है, धीरे धीरे वहाँ पे चलना है कॉन्शियसली। दूसरा, एक ग्रिपिंग बार्स होते हैं, जैसे स्पेशली टॉयलेट्स में बहुत ज़्यादा गिरने के ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, तो जैसे वॉश बेसिन के पास आप एक लोहे का ग्रिपिंग बार लगा दें, जो सीट होती है वहाँ पर ग्रिपिंग बार लगा दें, चारों तरफ इतने बार्स हों कि अगर कोई गिरने भी लगे तो वो उस बार को पकड़ के रुक सके। इसके अलावा यदि आपके कहीं नी में बहुत ज़्यादा पेन है, एंकल में पेन है और आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप स्टिक का प्रयोग करें, सोठी का जिसे कहते हैं, तो आप ज़रूर उसका प्रयोग करें, नहीं तो इम्बैलेंस होकर आप गिर सकते हैं और गिरने के बाद फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैम, जैसे आप NHM में कार्यरत हैं, क्या है कुछ नई स्कीम्स आपकी जो महिलाओं के लिए है? देखिए, महिलाओं के लिए NHM में बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट अगर मैं 40+ की बात करती हूँ तो जैसे मैंने कहा था, कोई भी टेस्ट अगर आप कराते हैं सरकारी अस्पताल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन होता है, आपको अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो फ्री ड्रग्स के अंडर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स दी जाती हैं, तो ये सुविधाएं हैं। फिर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जहाँ पर योगा के सेशंस लगते हैं, तो ग्रामीण महिला जो हैं वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर वहाँ पर योगा के सेशंस अटेंड कर सकते हैं, वहाँ उन्हें मेडिटेशन के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी आशा वर्कर्स होती हैं तो वो भी घर घर जाकर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा जांच करती हैं, तो अगर कोई भी आपको तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपनी आशा बहन जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगी कि आपने कहाँ पर जाना है और किस तरह से आपने सरकारी सुविधाएं लेनी है। तो मैम, नेशनल हेल्थ मिशन आप जैसे डॉक्टर्स को जहां अपॉइंट कर रहा है, रख रहा है हमारे महिलाओं के लिए, जनता के लिए, मैं कहती हूं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ से, इस तरह की स्कीम से ग्रामीण क्या शहरी महिलाएं सभी फ़ायदा उठा सकते हैं और हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मैम, आप चलते चलते हमारी महिलाओं को, जो दर्शक हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि सशक्त महिला ही सशक्त परिवार बना सकती है और सशक्त परिवार बनने से ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। तो इसीलिए महिलाओं को अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपनी देखभाल पहले करनी है, उसके बाद ही वह आगे चल के सबकी देखभाल कर सकती हैं और सक्सेसफुल बन सकती हैं। जी मैम, अगर हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य देखभाल की, चाहे वो 40 हैं, 30 हैं, 50+ हैं, 60+ हैं, ये अपना रिश्ता अगर अपने परिवार के साथ, क्योंकि यंग एज में लगता है सब हमारे साथ हैं, हम हंस खेल रहे हैं, लेकिन एक ओल्ड एज के बाद वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता है, उससे कैसे निपटें, उससे कैसे बाहर निकलें?
उसके लिए एक मैसेज है मेरा कि जब आप यंग एज में हैं तो आप अपना रिश्ता सिर्फ अपने परिवार तक सीमित ना रखें, उन 4 लोगों की तरफ कि आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, सिर्फ वही नहीं है लाइफ। तो आपको अपने दोस्त भी बनाने चाहिए। जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनके महिला मंडल होते हैं, वो पंचायतों में पार्टिसिपेट करती हैं, तो गांव की महिलाओं की बहुत सारे दे गेट टुगेदर। बट ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अर्बन महिलाओं में, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में ही लिमिटेड रह जाती हैं। तो आपको अपना सोशल सर्कल जो होता है उसको ज़्यादा बनाना चाहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक से बाहर आ जाएं आप, और अपना जो फिजिकल सोशल सर्कल है उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली ओल्ड एज में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। जी, वो कहते हैं ना मैम कि एक ऑनलाइन मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो थोड़ा मोमेंट्री हो सकता है, लेकिन अगर अपनी लाइफ में आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अपनी सहेलियाँ, दोस्त, कुछ रिश्ते, कुछ अपनी हॉबीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक भी आज इस जानकारी से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों के साथ वक्त बिताइए, कुछ पल बिताइए, क्योंकि गूगल ही पे सब कुछ नहीं मिलता है। और जितना ज़्यादा ध्यान हम अपने बुज़ुर्ग महिलाओं का, महिलाएं अपने स्वास्थ्य का रखेंगी, उतना ही ज़्यादा एक सशक्त समाज हमारे सामने होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का। तब तक के लिए धन्यवाद।